हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को राज्य विधानमंडल के बारे में बताने जा रहा हूं। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में मैंने आप लोगों को कई विषयों से अवगत करा दिया है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जैसा कि मैंने बताया कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ये दोहरी होती है। केंद्र की अलग यानी कि संघ की अलग होती है और राज्यों की अलग होती है। जिस तरह से केंद्र के लिए, संघ के लिए एक संघीय विधानमंडल की स्थापना की गई है जिसको हम संसद कहते हैं, इसी तरह से राज्यों के लिए, सभी राज्यों के लिए, यानी सभी राज्यों के लिए एक राज्य विधानमंडल की स्थापना की गई है। जैसा कि अनुच्छेद 168 में कहा गया है, 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्यों के लिए एक विधानमंडल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए। विधानमंडल होगा, प्रत्येक राज्यों के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल, इस विधानमंडल के कितने अंग होंगे? जो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, प्रत्येक राज्यों के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल, विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद से मिलकर बनेगा। कुछ राज्यों में विधान परिषद से मिलकर बनेगा। ये जो विधान परिषद होता है, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि विधान परिषद की स्थापना कैसे होती है, विधान परिषद होता क्या है, क्यों कुछ राज्यों में नहीं है, क्यों केवल कुछ ही राज्यों में है। लेकिन ये जो विधानसभा है, यह प्रत्येक राज्य में अनिवार्य रूप से होती है। तो प्रत्येक राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो यह राज्यपाल और विधानसभा, यह विधानमंडल के मुख्य अंग होते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद, ये कुछ राज्य कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर भी था और वर्तमान में उड़ीसा और असम में भी प्रस्तावित है, राजस्थान में भी प्रस्तावित है विधान परिषद की स्थापना। लेकिन वहां पे अब इसका गठन नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्यों के विधानसभाओं के ऊपर निर्भर करता है। यह विधान परिषद की स्थापना का अधिकार और इनके निरसन का अधिकार विधानसभा को दिया गया है। यदि विधानसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद की मंजूरी लेनी होती है। संसद में जब वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह उस राज्य विधान परिषद का गठन कर सकता है। तो आज मैं आपको विधानसभा के बारे में बताऊंगा कि विधानसभा क्या होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधानसभा क्या होती है? जैसा कि विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल मैं आपको बता चुका हूं और विधानमंडल का दूसरा अंग विधानसभा, जिसको मैं आज बताने जा रहा हूं। संगठन, विधानसभा बनती कैसे है, विधानसभा का संगठन कैसे होता है, इसका अनुच्छेद 170 में यह प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 170 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भरी जाएंगी। यानी कि हर राज्य में विधानसभा का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। प्रादेशिक
निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। हर विधानसभा हर राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा क्षेत्र के अनुसार बांटा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, और इन 75 जिलों को, हर जिले को विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा। 75 जिले हैं और 75 जिलों में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। यानी किसी जिले में 5, किसी जिले में 10, किसी जिले में 8, किसी जिले में 7। तो ये जिले की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करती है कि वह जिला कितना बड़ा है, जनसंख्या कितनी बड़ी है। तो जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया जाता है। और अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि अधिक विधानसभा की, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। न्यूनतम 60 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। यानी कि 60 से कम नहीं होना चाहिए किसी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या, और इसी तरह से 500 से अधिक नहीं होना चाहिए किसी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या। परंतु कुछ राज्य, इसके बारे में अपवाद है, कुछ राज्यों में 60 से कम सीटें हैं, 60 से कम सीटें हैं। जैसे हम सिक्किम को ले लेते हैं, सिक्किम को ले लेते हैं, तो सिक्किम में कितनी सीटें हैं? सिक्किम में 30 सीटें हैं। इसी तरह से मिजोरम को ले लेते हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश को ले लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी 40 सीटें हैं। गोवा में भी कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। पुडुचेरी, जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं, पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। सबसे कम सीटें किसमें है? 30 सीटें पुडुचेरी में, 30 सीटें हैं सिक्किम और पुडुचेरी में। मिजोरम में, अरुणाचल और गोवा में 40-40 सीटें हैं। तो यह अपवाद हो सकता है, इस तरह से विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? सदस्य संख्या कितनी होती है? सदस्य संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। अब सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचन इनका। एकल सदस्यीय क्षेत्र होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि विधानसभा का निर्वाचन कैसे होता है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। अब चुनाव होने जा रहा है, 2022 का चुनाव होने जा रहा है। अब इस चुनाव में कौन वोट देता है? जो 18 वर्ष से ऊपर के स्त्री पुरुष हैं वह वोट देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं। एक सदस्यीय क्षेत्र होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य चुने जाते हैं, 2 सदस्य नहीं चुने जाते हैं। कहाँ है 2 सदस्य का प्रावधान? फ्रांस में है। द्वितीय मतदान प्रणाली वहां पे है, और वहां पे अल्टरनेट भी चुने जाते हैं। वयस्क मताधिकार की आयु हमारे यहाँ कितनी है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष का जो भी स्त्री पुरुष है जिनका भी मतदाता सूची में नाम है, मतदाता सूची में जिसका भी नाम होता है वह मत देने का अधिकारी होता है। वह विधानसभा के सदस्यों के लिए, प्रधान पद के लिए, या पंचायतों के चुनाव के लिए, विधानसभा के चुनाव के लिए, संसद के सदस्यों, लोकसभा के चुनाव के लिए वह वोट देने के लिए अर्ह होता है, वोट वह डाल सकता है। अनुच्छेद 170(2) में कहा गया है, 170(2) में, अनुच्छेद 170(2) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या उस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या के अनुपात में बांटा जाएगा। यानी कि राज्य की जनसंख्या अनुपाते सीटों की संख्या
सीटों की संख्या, प्रत्येक राज्य की जो जनसंख्या होगी उस जनसंख्या में सीटों का निर्धारण किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा और लोकसभा में या राज्य के विधानसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा किया गया है जनसंख्या के आधार पर, वह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। जनगणना के आधार पर या इसको जनसंख्या के आधार पर 1971 में जो जनगणना हुई थी और उस समय जितनी जनसंख्या हुई थी उसी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया गया है। और ये जो सीटों का बंटवारा किया गया है, इस सीटों के 1971 के जनगणना के अनुसार 75,000 की जनसंख्या पर 75,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन सुनिश्चित किया गया है। एक प्रतिनिधि का निर्वाचन सुनिश्चित किया गया है 75,000 की जनसंख्या पर। परंतु हमारे संविधान में 84वां संवैधानिक संशोधन होता है 2001 में यह 84वां संवैधानिक संशोधन होता है और इसके अनुसार यह व्यवस्था की जाती है, यह प्रावधान किया जाता है कि 2026 तक सीटें जो हैं वह यथावत रहेंगी। 2026 तक सीटें 403 है तो 403 ही रहेंगी, इनको बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। साथ ही साथ 2001 में यह प्रावधान किया गया है कि 2001 में जो परिसीमन किया गया है जनसंख्या का परिसीमन किया गया है, वह परिसीमन भी यथावत रहेगा। 2026 तक यथावत रहेगा, वह परिसीमन भी 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 तक तो 2001 में एक परिसीमन किया गया, यानी जनसंख्या बढ़ी 1971 के पश्चात जनसंख्या में काफी इजाफा होता है और जो लोकसभा या विधानसभा का क्षेत्र होता है वह घट बढ़ जाता है। यानी कि किसी लोकसभा का या विधानसभा का क्षेत्र बड़ा हो गया था, उसमें अधिक जनसंख्या हो गई थी, किसी विधानसभा के क्षेत्र में कम जनसंख्या हो गई थी, तो ऐसे में जनसंख्या परिसीमन किया गया, क्षेत्रों का परिसीमन किया गया, पुनर्निर्धारण किया गया, यानी कि क्षेत्रों को बराबर जनसंख्या पर बांटा गया। जैसे आपके जिले में 10 सीट हैं तो 10 सीटें की जो जनसंख्या होगी वह बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिनिधि 5 लाख की जनसंख्या का कोई विधायक 5 लाख की जनसंख्या पर चुना जाए और कोई 8 लाख की जनसंख्या पर चुना जाए। यदि एक क्षेत्र की जनसंख्या 5 लाख है, दूसरे क्षेत्र की जनसंख्या 8 लाख है, तो इसको बराबर कर दिया गया, बराबर में बांट दिया जाएगा। यानी कि 8 5 13 8 5 13 2 6.5 इसके कुछ गांव को, इस विधानसभा के कुछ क्षेत्र को निकालकर, इसमें 8 लाख जनसंख्या है तो 8 लाख जिस विधानसभा में जनसंख्या होगी उसके कुछ क्षेत्रों को निकालकर 5 लाख की जनसंख्या में समाहित कर दिया जाएगा ताकि प्रतिनिधित्व बराबर सुनिश्चित हो जाए। तो इस तरह से 6.5 लाख कर दी जाएगी। यह मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यह क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है ताकि जनसंख्या सीटों का प्रतिनिधित्व बराबर हो, यानी जनसंख्या का बराबर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। तो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा 403 विधायक चुने जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक। चुनता कौन है? हम चुनते हैं। 18 वर्ष का प्रत्येक स्त्री पुरुष मत देने का अधिकारी होता है। तो 403 सदस्य संख्या किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और सभी पार्टियां 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ती हैं या गठबंधन करके कुछ सीटों का आपस में बंटवारा भी कर लेती हैं। तो इस तरह से 403 सदस्यों का, विधानसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। परंतु हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 333 यह प्रावधान करता है कि यदि लोकसभा में या विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, एंग्लो
इंडियन, एंग्लो इंडियन विधानसभा में या लोकसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का प्रावधान था। परंतु ये जो 403 है प्लस 1 404 हो जाती थी। संख्या कितनी हो जाती थी? 404 हो जाती थी, क्योंकि एक जो होता था वह मनोनीत होता था, एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होता था। परंतु 100 हमारे संविधान में 126वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2019 में। 2019 में यह 126वां संशोधन अधिनियम किया गया 2019 में, जिसके तहत एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यह 2020 तक ही था, यह 2020 तक था। 25 जनवरी 2020 को एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया जाता है। इनका मनोनयन क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। अब न तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, न तो विधानसभा में होंगे। साथ ही साथ 126वां संविधान संशोधन 2019 जो किया गया, उसके तहत यह प्रावधान किया गया कि एससी और एसटी का जो आरक्षण है वह 2020 तक सीटों में एससी और एसटी का जो आरक्षण है वह 2030 तक यथावत कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया 2030, यानी कि 10 वर्षों के लिए उसको पुनः बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया एससी एसटी का आरक्षण 126वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो एक सदस्य मनोनीत होता था अब नहीं होगा। जो उत्तर प्रदेश में जो आखिरी नामित एंग्लो इंडियन सदस्य है उनका नाम क्या है? उनका नाम उत्तर प्रदेश में आखिरी मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य कौन है? डेजिल जे गोडिन है। डेजिल जे गोडिन है उत्तर प्रदेश में आखिरी मनोनीत सदस्य। डेजिल जे गोडिन है। डेजिल जे गोडिन के बाद किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाएगा। अब सीटों की संख्या कितनी होगी? 403 ही होगी। अब देखते हैं योग्यताएं। विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 173 में दी गई है। अनुच्छेद 173 में दी गई है। अनुच्छेद 173 में दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि वह व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक होगा। नागरिक कहां होगा? भारत का नागरिक होगा। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष होगी। तीसरा, वह संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि का संसद द्वारा निर्मित विधियों के अनुसार योग्य हो। संसद जब अधिनियम बनाती है उस अधिनियमों का वह पालन करता। निहरताएं या अयोग्यताएं। निरहरताएं, कौन कौन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? कौन कौन लोग नहीं लड़ सकते हैं? पहला, जो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लिए हों। विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लिए हों, लाभ के पद पर हो। जो व्यक्ति लाभ के पद पर होते हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लाभ के पद पर हो। साथ ही साथ है वह विकृत चित्त, पागल, दिवालिया हो या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन
के अधीन अयोग्य हो ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यह चुनाव लड़ने के लिए संसद का या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अनुच्छेद 191 के अंतर्गत यह निर्भरताएं वर्णित की गई हैं। कार्यकाल यह जो कार्यकाल दिया गया है अनुच्छेद 172 में दिया गया है। अनुच्छेद 172 में कार्यकाल दिया गया है। अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है इसका कार्यकाल। लेकिन यह अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि विधानसभा कभी भी भंग हो सकती है। विधानसभा कभी भी भंग हो सकती है। प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, परंतु राज्यपाल के द्वारा बीच में ही विघटित किया जा सकता है मुख्यमंत्री के परामर्श से, या फिर आपातकाल में इसको 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के समय। जब अनुच्छेद 352, 360 लागू होता है तो विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है तो आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद तक की अवधि तक यह इसकी वृद्धि नहीं की जाएगी। यानी कि 6 महीने, जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर फिर से विधानसभा का चुनाव कराया जाना सुनिश्चित होता है, यानी कराया जाना आवश्यक होता है। तो आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के बाद 6 माह की अवधि से यह अधिक नहीं होगी। तो इस तरह से विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यह अनिश्चित होता है। समय समय पर इसको आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है या राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से बीच में ही भंग किया जा सकता है। पॉइंट है पदाधिकारी। पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? पदाधिकारी अनुच्छेद 178 के अंतर्गत, अनुच्छेद 178 के अंतर्गत पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई है। विधानसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। यह विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं। विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं। ये जो अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन विधानसभा के बहुमत के द्वारा किया जाता है। जिसके पक्ष में विधानसभा सदस्यों का बहुमत होता है वही व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए नामित हो जाता है। वैसे अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव जो होता है वह सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के द्वारा उसके नामों की संस्तुति की जाती है और सारे सदस्य उस पर मुहर अपनी लगा देते हैं, उस पर मतदान कर देते हैं। तो इस तरह से अध्यक्ष जो होता है वह मुख्यमंत्री का ही व्यक्ति होता है। उपाध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 होते हैं। उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष जब नहीं रहता है तो उसकी जगह पर उपाध्यक्ष कार्य करता है, और अध्यक्ष यदि अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष को देता है। और अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक रहता है? नई विधानसभा के गठित होने तक। नई विधानसभा के गठित होने तक इसका कार्यकाल रहता है। गठित होने तक इसका कार्यकाल रहता है। 7वां अधिवेशन एवं गणपूर्ति। अधिवेशन कब होता है? अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 174 में की गई है। 174 में की गई है। पदाधिकारी की व्यवस्था अनुच्छेद 178 में की गई है। इसमें यह कहा गया है कि विधानसभा का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होगा। वर्ष में 2 बार होगा, यानी कि 1 वर्ष में 2 बार होता है और दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतर अवश्य होना चाहिए। वर्ष में 2 बार होता है, 2 अधिवेशनों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में विधानसभा का विशेष अधिवेशन भी राज्यपाल के द्वारा बुलाए जा सकते हैं। गणपूर्ति की जो होती है वह 1/10 होती है। 1/10 होती है। यह प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत
कि जब तक विधानसभा की गणपूर्ति 1/10 नहीं होती है या उससे अधिक नहीं होती है, तब तक विधानसभा की बैठक नहीं हो सकती है। बैठक होने के लिए गणपूर्ति आवश्यक होती है। गणपूर्ति आप समझते हैं क्या होता है? गणपूर्ति नहीं समझते हैं, मैं समझा देता हूं। गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम। जैसे कि एक अध्यापक क्लास में पढ़ाने जाता है तो क्लास में बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 या 20 होनी चाहिए, 10 या 20 होनी चाहिए। उस क्लास में करीब 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है और 100 बच्चे क्लास नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम कुछ छात्रों की संख्या हो जिससे कि अध्यापक पढ़ा सके। तो वह अध्यापक अपने लिए कोरम खोदता है कि कम से कम 10 बच्चे हैं तो क्लास आसानी से चल सकती है। 10 बच्चे से कम रहेंगे, जैसे कि 2, 3, 4, 5 बच्चे अगर क्लास करते हैं तो उसमें अध्यापक क्लास नहीं लेना चाहता है। तो वह गणपूर्ति होनी चाहिए कि इतना कोरम पूरा होना चाहिए। इसी तरह से विधानसभा के सदस्य जो होते हैं 403 होते हैं, इनकी गणपूर्ति कितनी है? 1/10, यानी कि 1/10 अर्थात कितने होंगे? 40 हो गए। 41 मान लेते हैं कि 41 सदस्य अगर रहेंगे विधानसभा में तो सदन की कार्रवाई चल सकती है। 41 विधायक कुछ भी कर सकते हैं या विधेयक पारित कर सकते हैं। तो गणपूर्ति हम देखते हैं कि विधानसभा की सदस्य संख्या 403 है, लेकिन गणपूर्ति कितनी है? मात्र 41 सदस्य है। 41 सदस्य रहते हैं तो सभा का अधिवेशन चल सकता है। वेतन भत्ते, 8वां पॉइंट है वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते, इनके वेतन भत्ते कितने होते हैं? 195 के अनुसार इनको कुछ वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 195 के अकॉर्डिंग वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में सदस्यों के वेतन भत्ते कुल मिलाकर लगभग 1,95,000 रुपए प्रति माह होते हैं, जिसमें इनका जो मूल वेतन होता है वह 25,000 रुपया, यह मूल वेतन होता है। मूल वेतन होता है 25,000 रुपया मूल वेतन होता है। 50,000 रुपया इनको निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है 50,000 रुपया। 30,000 रुपया इनको जो मिलता है वह चिकित्सा भत्ता मिलता है। चिकित्सा भत्ता मिलता है। 20,000 रुपया इनको कार्यालय भत्ता मिलता है। कार्यालय भत्ता मिलता है। कार्यालय भत्ता यानी कि सचिव के खर्च के लिए, उनके जो सचिव होते हैं, जो पीए होते हैं, उनके खर्च के लिए दे सकते हैं। निजी वाहन खर्च इनको 6,000 रुपया है, 25,000 है। 6,000 रुपया इनको मोबाइल खर्च मिलता है। मोबाइल खर्च, टेलीफोन वगैरह खर्च करने के लिए इनको मिलता है। इसके अलावा जब अधिवेशन चलता है, अधिवेशन के समय 2,000 रुपया प्रति दिन के दर से इनको भत्ता मिलता है। कब मिलता है? अधिवेशन के समय, जब विधानसभा का अधिवेशन चलता है, अधिवेशन के समय मिलता है। और रेल यात्रा भत्ता कूपन इनको प्राप्त होता है। करीब 4.25 लाख वार्षिक इनको रेल यात्रा भत्ता मिलता है, कूपन प्राप्त होता है। यानी कि इस खर्च से वह रेल में सफर कर सकते हैं, हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं वगैरह, अपने मद में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 7 करोड़ रुपए इनको, 7.5 करोड़ इनको विधायक निधि के तौर पर दी जाती है। विधायक निधि के तौर पर दी जाती है 5 साल में इनको 7.5 करोड़ रुपए विधायक निधि दी जाती है। तो बताइए, हम चुनते हैं अपने विधायक को चुनते हैं और विधायक इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त करता है, और वहीं जनता 5 साल देखती रहती है, फिर नया विधायक आता है, फिर जनता चुनती है, फिर वह जनता के द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं 5 साल मौज मस्ती करते रहते हैं, जनता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यह है हमारे देश का लोकतंत्र है, यह है चुनाव का तरीका।
जब हम चुनते हैं, लोगों को चुनते हैं, तो चुनाव के समय हम क्या देखते हैं? पार्टी देखते हैं, जाति देखते हैं कि यह मेरी बिरादरी का है, या मेरी जाति का है, या मेरी पार्टी का है, हम उसको वोट देते हैं। भले वह वोट हमारा पाकर चला जाए, 5 साल दिल्ली रहे, बंबई रहे, अपने बिजनेस में काम करे, वह जनता की तरफ ध्यान नहीं देता है। उसके जो विधायक निधि होती है, उसको उस विधायक निधि का भी पता नहीं चलता है कि विधायक निधि कहाँ जाती है। इसलिए हमें अपने क्षेत्रीय विधायकों को चुनना चाहिए, जो क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, जो मानिंद हैं, जो समाज सेविक हैं, जिनसे जनता का प्रत्यक्ष लगाव है, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति के हों। हमको अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए उसको वोट करना चाहिए कि यह व्यक्ति समय मिलने पर काम आएगा कि नहीं आएगा, ये जनता की समस्याएं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इस क्षेत्र का विकास करेगा कि नहीं करेगा, इत्यादि विभिन्न मुद्दों को सोच समझकर हमें वोट देनी चाहिए। तो इस तरह से एक विधायक का वेतन कितना चला जाता है? 1,95,000 रुपए है कि 2 लाख रुपए उनको पर मंथ मिलता ही है, 2 लाख रुपया पे। और जब ये रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के पश्चात इनको 30,000 पेंशन मिलता है। 30,000 यह मूल पेंशन है, मूल पेंशन 30,000 मूल पेंशन मिलता है, और साथ साथ इसमें वगैरह भत्ते और विभिन्न सुविधाएं भी इनको दिए जाते हैं। विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार। विधान सभा सदस्यों के विशेषाधिकार। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, चाहे वह लोकसभा के सदस्य हो, चाहे विधानसभा के सदस्य हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जो लोकसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है, वही विशेषाधिकार विधानसभा के सदस्यों को भी प्राप्त है। किसी भी यानी कि जो सांसदों को प्राप्त होते हैं, वह विधायकों को भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, यह विधानसभा में भाषण दे सकते हैं, भाषण की स्वतंत्रता। जब विधेयक पारित होता है, जब कोई भी विधेयक पारित होता है, तो विधेयक पारित होने के दौरान यह बहस कर सकते हैं, खुलकर चर्चा कर सकते हैं, और बहस के दौरान की गई जो कार्रवाई होती है, वह उस कार्रवाई से मुक्ति इनको प्राप्त होती है। यानी कि भाषण के दौरान किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो जाता है तो उनसे उन्मुक्ति प्राप्त होती है। इनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा या किसी प्रकार का आपराधिक केस दर्ज नहीं किया जा सकता है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। हम देखते हैं कि सदन में जब विधेयक पारित होता है तो लोग एक दूसरे के ऊपर कुर्सी फेंक देते हैं, कागज के गोले फेंक देते हैं, एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं। तो इस स्थिति में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरा, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति। गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, जो सदस्य होते हैं विधानसभा के या लोकसभा के, जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को सदन परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या जब अधिवेशन चल रहा होता है, अधिवेशन के समय उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। दीवानी मामलों में गिरफ्तार करने, लेकिन फौजदारी मामलों में गिरफ्तार करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। बिना अध्यक्ष की अनुमति से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और सदन परिसर में तो कदापि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सदन में जो भी उनके जो आचरण करते हैं, जो विधायक आचरण करते हैं, उस आचरण के लिए उस आचरण को न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त किया गया है। यानी कि सदन के जो सदस्य होते हैं, वह सदन के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त हैं। इसी तरह से गवाही से उन्मुक्ति इनको प्राप्त है। गवाही से उन्मुक्ति, गवाही से इनको जबरदस्ती किसी गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सदन से अजनबियों को बाहर निकाल सकते हैं। जो सदन अजनबी को बाहर निकाल सकते हैं, सदन से अजनबियों को ये बाहर निकाल सकते हैं। सदन परिसर में कोई अजनबी घुस जाता है या इनके कक्ष में घुस जाता है तो इनको बाहर निकालने का अधिकार होता है। तो इस तरह से सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होता है। इसके अलावा शपथ ग्रहण, 10वां पॉइंट, शपथ ग्रहण, जिसको हमें पहले बता देना चाहिए था, आपको चुनाव होने के पश्चात ही बता देना चाहिए था। अनुच्छेद 188 के तहत, अनुच्छेद 188 के तहत शपथ का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल के समक्ष या राज्यपाल द्वारा
नियुक्त किसी प्राधिकारी के, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह शपथ ग्रहण होता है इनका, राज्यपाल के समक्ष इनका शपथ ग्रहण होता है। विधायकों का शपथ ग्रहण होता है। जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों को दो प्रकार की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, एक पद की, दूसरा गोपनीयता की। तो इनको केवल पद की शपथ ग्रहण करनी पड़ती। विधायक जो अनुसूची 3 में प्रारूप दिया गया है, उस प्रारूप के अंतर्गत कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस विधानमंडल के संदर्भ में आप या तो संसद तैयार कर लीजिए या विधानसभा तैयार कर लीजिए या राज्य का विधानमंडल तैयार कर लीजिए। दोनों की जो शक्तियां हैं करीब करीब बिल्कुल समान हैं। जो पावर और फंक्शन संसद की होती है, वही पावर और फंक्शन किसके लिए होती है? राज्य विधानमंडल की होती है। संसद संघ सूची के समस्त विषयों पर कानून बनाती है, वहीं राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाती है। राज्य सूची में के समस्त विषयों पर कानून बनाती है। प्रक्रिया वही है, फंक्शन वही है। तो यदि आपने लोकसभा को तैयार किया है तो विधानसभा को आसानी से लिख सकते हैं। यदि राज्यसभा को तैयार किया है तो विधान परिषद को आसानी से आप लिख सकते हैं। दोनों की करीब पावर समान होती है। कार्य और शक्तियां, इनकी कार्य और शक्तियों को कई शीर्षकों में हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला है विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां यानी कि विधि बनाने की शक्तियां। राज्य विधानमंडल जो होती है वह राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। राज्य सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं सारे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। साथ ही साथ समवर्ती सूची पर कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर कानून बनाती है। समवर्ती सूची कितनी है? 52 है। यह कितनी है? 61 है। तो इस तरह से समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची पर, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद भी कानून बनाती है तो और उसी विषय पर विधानमंडल भी कानून बनाती है तो उस स्थिति में संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून निरसित हो जाएगा। तो यह जितने भी विधेयक होते हैं सब सर्वप्रथम किसमें पारित किए जाते हैं? विधानमंडल में पारित किए जाते हैं। यानी कि जहां केवल विधानसभा होती है वहां पे साधारण विधेयक ही विधानसभा में, साधारण विधेयक और धन विधेयक, वित्त विधेयक, सब विधेयक विधानसभा के द्वारा ही तैयार किया जाता है। लेकिन जिस राज्यों को हम बाई कैमरल स्टेट कहते हैं, बाई कैमरल स्टेट कहते हैं, यानी कि जहां पे द्विसदनीय राज्यों को बाइकैमरल स्टेट कहते हैं। जहां बाइकैमरल स्टेट होते हैं वहां पे साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो विधेयक जब मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में या विधान परिषद में, तो 2/3 बहुमत से ही वह कानून बनता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर विधानसभा कानून नहीं बना सकती है। जैसे अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि इसमें राज्यसभा को अधिकार दिया गया है, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? संसद को हो जाता है। कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? संसद को हो जाता है। इसी तरह से जब 356 का प्रयोग होता है तो उस पर कानून बनाने के राज्य विधानमंडल शून्य हो जाता है और कानून बनाने की शक्ति किस में निहित हो जाती है? संसद में निहित हो जाती है। कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित हो जाती है। इसी तरह से 253 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौते को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। उस राज्य सूची के उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। कुछ विधेयकों के ऊपर
कानून बनाने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती है तब तक उस विषय पर कानून नहीं बन सकता है। तो इस तरह से सभी प्रकार के विधेयकों को विधानमंडल के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कराया जाता है। 2/3 बहुमत से पारित कराया जाता है। प्रशासनिक शक्तियां, दूसरा प्रशासनिक शक्तियां। ये जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, इस प्रशासनिक शक्तियों पर विधानसभा ही पूर्ण अधिकार रखती है। विधानसभा ही पूर्ण अधिकार रखती है, क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और विधानसभा इसको क्या करती है? कंट्रोल करती है, क्योंकि जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी की सरकार बनती है, उसी पार्टी के मंत्री बनते हैं। यदि विधानसभा के सारे सदस्य सरकार के विरुद्ध या मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो सरकार गिर सकती है। या काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विधेयक को अस्वीकृत करके इत्यादि विभिन्न माध्यम से यह नियंत्रण रखते हैं। यह सरकार के ऊपर विधानसभा के सदस्य नियंत्रण रखते हैं। कैसे नियंत्रण रखते हैं? निंदा प्रस्ताव पारित करके, काम रोको प्रस्ताव पारित करके, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, या फिर बजट को अस्वीकृत करके, विधेयकों को अस्वीकृत करके, प्रशासनिक जांच आयोग की मांग करके, इन सभी माध्यम से विधानसभा के सदस्य मंत्री परिषद के ऊपर नियंत्रण रखती है। इसलिए मंत्री परिषद भी किसी भी कार्यों को करने के पूर्व विधानसभा की स्वीकृति लेती है कि किसी भी विधेयक को बनाने के पूर्व विधानसभा में वह पारित कराती है। उसके पश्चात ही उस विधेयक के अनुसार वह, उस कानून के अनुसार वह कार्य करती है। यदि कानून के अनुसार वह कार्य नहीं करेगी तो फिर खतरा सरकार पर संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से विधानसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। तीसरा है वित्तीय कार्य या वित्तीय शक्तियां। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत एक बजट का प्रावधान किया गया है। 202 के अंतर्गत बजट का प्रावधान किया गया है, जिसको हम वार्षिक वित्तीय आय व्यय वित्तीय विवरण कहते हैं। वार्षिक आय व्यय वित्तीय विवरण कहते हैं। और यह जो बजट होता है केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, विधान परिषद में नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बजट कहां पेश किए जाते हैं? विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। जो वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक भी केवल लोग विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विधेयक जब विधानसभा के द्वारा पारित हो जाता है, विधान परिषद अधिक से अधिक इसमें 14 दिन तक रोक सकती है। यही प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा के भी बारे में है। लोकसभा में वित्त विधेयक कहां प्रस्तुत? वित्त विधेयक यानी कि जो धन विधेयक है, यानी धन विधेयक कहां प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। और धन विधेयक जब 2/3 बहुमत से लोकसभा के द्वारा पारित हो जाती है, जब राज्यसभा में जाती है तो राज्यसभा वित्त विधेयक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, कोई नाम चेंजिंग नहीं कर सकती है, काट छाट नहीं कर सकती है। वह वित्त विधेयक को उसी प्रारूप में वापस कर देती है 14 दिनों के अंदर। यदि 14 दिनों के अंदर वापस नहीं करती है तो वह वित्त विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाता है। यही प्रक्रिया विधानसभा और विधान परिषद के बारे में भी है। विधानसभा में के द्वारा जब वित्त विधेयक पारित होकर विधान परिषद में जाता है, विधान परिषद भी उसको 14 दिन से अधिक समय तक नहीं रोक सकती है, उस पर कोई संशोधन नहीं कर सकती है, कोई काट छाट नहीं कर सकती है। वहीं साधारण विधेयक के संदर्भ में जब साधारण विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद उसको अधिक से अधिक 6 महीने तक ही रोक सकती है। 6 महीने के पश्चात वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो यानी कि साधारण विधेयक के संदर्भ में 6 महीने तक विलंब कर सकती है और वित्त विधेयक के संदर्भ में वह 14 दिन तक विलंब कर सकती है। इसी तरह से जो विनियोग विधेयक होते हैं, अनुपूरक अनुदान होते हैं या अतिरिक्त अनुदान होते हैं, लेखा अनुदान होते हैं, प्रत्यानुदान होते हैं या उसको अपवादानुदान करते हैं, यह सब विधानसभा की अनुमति से ही इस पर खर्च किया जाता है। यानी कि राज्य की संचित निधि से खर्च करने की अनुमति कौन देती है? विधानसभा देती है। विधानसभा यानी कि कुछ जो विधेयक होते हैं
बजट यानी कि वित्त संबंधी जो विधेयक होते हैं, जैसे विनियोग विधेयक, अनुपूरक विधेयक, प्रत्यानुदान, विधानसभा की अनुमति से ही उसको खर्च किए जा सकते हैं। और राज्य की संचित निधि से जो खर्च किया जाता है वह विधानसभा की अनुमति से खर्च किया जाता है। तीसरा, चौथा, निर्वाचन की शक्तियां। निर्वाचन की शक्ति, विधानसभा जो होती है वह निर्वाचन की शक्ति भी रखती है। ये विधानसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन करती है, विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन करती है। ये इनको कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त होती हैं। विधानसभा क्या करती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में वह एक निर्वाचक मंडल की भूमिका अदा करती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य वोट देते हैं। विधानसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। इसी तरह से विधानसभा के सदस्य एमएलसी का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब हम अंतिम पॉइंट की तरफ आते हैं, संविधान संशोधन की शक्ति। विधानसभा को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्तियां प्राप्त होती हैं। संविधान संशोधन की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? संविधान संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। लेकिन जब संसद किसी संविधान के किसी उपबंधों का संशोधन करती है तो कुछ संशोधन के विषय में आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो वह संशोधन विधेयक विधानसभा में आता है और विधानसभा में चर्चा के बाद उसको पारित कर दिया जाता है। जैसे या बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014-15 में क्या लाई थी? जीएसटी गुड सर्विस टैक्स लाई थी। इस पर संसद की स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन इस पर 17 राज्यों की स्वीकृति मिलने के बाद ही यह पारित हो पाया। जब तक आधे से अधिक राज्य उन विधेयकों के ऊपर अपनी संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं, उनको अपने राज्य विधानसभा के द्वारा पारित नहीं करते, तब तक वह संशोधन विधेयक मान्य नहीं होता है। तो ये रही विधानसभा का गठन, कार्य एवं शक्तियां। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा राज्य विधानमंडल का दूसरा सदन, जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, विधान परिषद के बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।